को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि इन भारत का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो, बहुत तेज़ी से हो और जल्द से जल्द 8 से 10 सालों में ही इंडिया एक डेवलप देश बन पाए। क्योंकि अभी भी डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उतना फास्ट नहीं है जिससे कि हम तेज़ी से जल्द डेवलप हो पाएँ। इसके लिए सरकार को कुछ और भी स्कीम्स करने चाहिए और कुछ चरणबद्ध तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि हम तेज़ी से डेवलप हो पाएँ। सरकार को सबसे पहले डिजिटलाइजेशन को ग्रोथ करना चाहिए, उसका विकास के लिए जितना अधिक से अधिक हो देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि ज़्यादातर इंडिया में डिजिटलीकरण हो और तेज़ी से इंडिया में सब IT सेक्टर को बढ़ावा मिले, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और भारत में तेज़ी से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। भारत में डिजिटलाइजेशन के बढ़ावा मिलने से बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिलेगा और देश में करप्शन भी घटेगा। करप्शन का घटना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा करप्शन होने के कारण भी ज़्यादातर काम सही ढंग से नहीं हो पाता और ज़्यादातर घोटाला हो पाता है। घोटाला होने का ज़्यादातर यही कारण है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे सही डिजिटली नहीं है, सरकारी काम ज़्यादातर डिजिटल नहीं हो पाता, सब कागजी जैसे तैसे होता है, इसलिए लोग घोटाले करते हैं। अगर सारा पैसा बैंक के जरिए आवे, डिजिटली ही खर्चा हो, एक एक रुपया का हिसाब हो, जो कि सारा पेमेंट एक एक रुपया डिजिटल ही खर्च होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट के द्वारा ही खर्च होना चाहिए, ना कि ऑफलाइन खर्च होना चाहिए। सारे पेमेंट्स ऑनलाइन ही होने चाहिए। अगर ऑनलाइन पेमेंट्स होगा तो करप्शन खुद ब खुद घटता जाएगा। जितना अधिक से अधिक देश में ऑनलाइन पेमेंट्स होगा उतना जल्दी देश से करप्शन घटेगा। भारत सरकार को देश से करप्शन को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा। UPI पेमेंट्स के आने के बाद देश में डिजिटलीकरण को बहुत बूस्ट मिला है। ज़्यादातर पेमेंट्स अब बहुत बड़े पैमाने पर देश में पेमेंट्स जो है डिजिटल हो रहा है। इससे देश में बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा कैश लेकर चलना नहीं पड़ता, चोरी चमारी भी घटा और बहुत सारे फ़ायदे भी हुए। आज UPI के सक्सेस के कारण पूरी दुनिया में UPI को अडॉप्ट किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में UPI से पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया रहा है। आज UPI के कारण ही देश में बैंक्स में डिपॉजिट बढ़ चुका है, बैंक्स में कैश बढ़ चुका है, जिससे बैंक्स जो है बड़े पैमाने पर लोन दे रही है। बैंकों के लोन देने के कारण ही देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस हो रहे हैं, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। जितना अधिक बैंकों में पैसा होगा, बैंक उतने बड़े पैमाने पर लोन्स प्रोवाइड करेंगे और लोग उतना अधिक ही भारत में बिजनेस सेटअप करेंगे, होम लोन वगैरह लेंगे, एजुकेशन लोन वगैरह लेंगे, जिससे देश का डेवलपमेंट फास्ट होगा। सरकार को एजुकेशन सेक्टर पर भी खास फोकस करना चाहिए क्योंकि किसी भी देश के डेवलप होने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। सरकार को स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स के सभी युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन वगैरह कोई कैंपेन वगैरह चलाना चाहिए। जैसे कि पहले भी स्किल डेवलपमेंट मिशन को शुरू किया था मोदी सरकार ने, उसी तरह एक कैंपेन चलाना चाहिए जिससे कि वो बड़े पैमाने पर युवाओं को स्किल किया जा सके, उन्हें कोई ना कोई ऐसा स्किल सिखाया जा सके जिससे कि उन्हें किसी कंपनी में आसानी से जॉब मिल पाए और खुद का बिजनेस भी सेटअप कर पाए। ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे कि कोई छोटा मोटा साधारण सा जो MSME सेक्टर्स का उद्योग खुद से भी लगा पाए, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के साधन बढ़ेंगे। आजकल ग्रामीण इलाकों में रोजगार का बहुत कम साधन होता है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। अगर ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे उद्योग लगते हैं, MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलता है तो ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और लोगों को पलायन कम करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को सरकार को युवाओं को स्किल करना चाहिए। स्किल्ड होने के बाद उन्हें लोन प्रोवाइड कराना चाहिए। छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करने से वो छोटा छोटा उद्योग लगा सकते हैं। स्किल्ड वर्कर्स जो है, स्किल्ड युवा है जो है, उन्हें सरकार के तरफ से लोन वगैरह मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने क्षेत्रों में, अपने ग्रामीण इलाकों में भी कोई छोटा मोटा उद्योग लगा सके और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उत्पन्न करा सके, जिससे कि ग्रामीण इलाकों से भी लोगों को पलायन ना करना पड़े और उन्हें गांव के पास ही जॉब मिल सके। इसके लिए सरकार को स्किल इंडिया मिशन वगैरह ऐसा कुछ चलाना चाहिए जिससे कि युवाओं को बड़े पैमाने पर स्किल किया जा सके। सरकार को एजुकेशन लोन पर भी फोकस करना चाहिए, बड़े एजुकेशन लोन को भी बड़े पैमाने पर देना चाहिए जिससे कि युवाएं बड़े पैमाने पर देश विदेश जाकर अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, जिससे कि युवा बड़े पैमाने पर विदेश भी जाए और वहां से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर जब देश में आए तो देश के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेशन करे, खोज करे, कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजी की खोज करे जिससे देश को फायदा हो। क्योंकि खुद का टेक्नोलॉजी होने से देश को ज़्यादा फायदा होता है, बशर्ते कि हम किसी दूसरे देश के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। आप कई ऐसे देख सकते हैं प्रयोग में, जैसे कि इसरो ने अपने दम पर अपना खुद का टेक्नोलॉजी बनाया। इसके दम पर आज इसरो का दुनिया में एक पहचान है, क्योंकि 8-10 वर्षों में इसरो ने ऐसे काम किए हैं जिससे बहुत तेज़ी से डेवलप हो पाया है इसरो। नासा तो पहले से ही बड़ा था और पूरी दुनिया में वो
प्रसिद्ध भी था क्योंकि वो बहुत पहले से चल रहा था और बहुत ज़्यादा खर्च भी करता है। नासा का सालाना बजट $20 बिलियन का, इतना बजट दुनिया में किसी भी स्पेस रिसर्च एजेंसी के द्वारा इतना ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता जितना नासा से होता है। तो उसके पास बजट बहुत है, लेकिन इंडिया में इसरो के पास बजट बहुत कम था, जिसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट की मदद से, एम्प्लॉयज़ के अच्छी मेहनत के कारण आज इसरो भी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है और कम से कम बजट में हासिल कर रहा है। आज इसरो का भी वर्ल्ड में एक पहचान है, क्योंकि नासा जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, जिस मिशन को पूरा करने में कई कई बिलियन डॉलर खर्च कर देता है, उसी प्रोजेक्ट को इसरो के द्वारा उस नासा के से खर्च किए गए रकम से आधे से भी कम रकम पर कुछ मिलियंस डॉलर्स के खर्च पर ही पूरा कर लिया जाता है। 8-10 सालों में नासा ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है जिससे दुनिया में नासा का नाम हुआ है। क्योंकि इसरो का नाम हुआ है, इसरो ने दुनिया में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जिससे कि दुनिया में इसरो का नाम हुआ है। इसरो ने चांद पे भी अपना पहला चंद्रयान 1 को भेजा, वो सक्सेसफुली सफल हुआ, और उसके बाद चंद्रयान 2 को भेजा जो कि उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो असफल रहा। लेकिन इस बार फिर चंद्रयान 3 को भेजा गया है। इसकी सफलता देश के लिए बहुत बड़ा मिसाल कायम करेगा, क्योंकि मार्स मिशन को भी इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा कर लिया था, जहाँ नासा को इतना अधिक खर्च करने के बाद, इतना अधिक एक्सपीरियंस होने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो चुका था। नासा ने भी दूसरे अटेम्प्ट में मंगल ग्रह पे अपना लैंडिंग किया था, अपना मिशन पूरा किया था। लेकिन इसरो ने पहले अटेम्प्ट में ही नासा पे सफल लैंडिंग करके एक मिसाल कायम किया था, कम से कम खर्च पर में, जहाँ की नासा का कितना अधिक बजट था उससे बहुत कम बजट में इसरो ने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया था। इस बार चंद्रयान 3 को जो भेजा गया, इसका भी बजट नासा के बजट से या चाइना के बजट से बहुत कम है, रसिया के बजट से, जो कि कई साल पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाया, उससे भी कम बजट पर ये शुरू हुआ। जिस समय उस आज से कितने साल पहले उस पैसे का कितना अधिक वैल्यू था, आज भी उससे कम बजट में पूरा करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि बजट का अधिक पैसे खर्च करके किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना, कम खर्च में भी उस प्रोजेक्ट को उसी तरह पूरा करना, दोनों में कम डिफरेंस ऐसा नहीं है। इसलिए आज नासा से कम नहीं है इसरो किसी भी अचीवमेंट्स में। आज के 10 सालों में नासा ने क्या क्या प्रोजेक्ट चलाया, 10 सालों में इसरो कितने अचीवमेंट्स किए हैं, आज इसकी तुलना भी किया जा सकता है। 100 से अधिक सैटेलाइट्स को एक बार लॉन्च करके इसरो ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़े मिशन को पूरा किया था। आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने 100 से अधिक सैटेलाइट्स को एक बार लॉन्च नहीं किया। इसलिए इसरो का कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको कम से कम खर्च में अच्छी तरह से पूरा किया गया, सक्सेसफुली पूरा किया गया है। इसलिए इसरो का एक पहचान बनता जा रहा है। अगर चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल होता है और सफल लैंडिंग कर पाता है तो भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा दुनिया के सामने, क्योंकि इंडिया ने बहुत कम खर्च पे इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। और नासा और कई एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट को पूराने में बहुत अधिक खर्च किया था, और इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत कम खर्च किया है। इसका सबसे इसलिए इस टेक्नोलॉजी का भारत ने खुद ही इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया, खुद से बनाया गया भारत का टेक्नोलॉजी है, जिस कारण से आज इसरो दुनिया में एक पहचान बना पा रहा है। क्योंकि इसरो ने अपने दम पर अपनी टेक्नोलॉजी बनाया है जो कि चीपेस्ट है और दुनिया सस्ता है और अच्छी काम करता है, जो कि नासा और दूसरे एजेंसियों के टेक्नोलॉजी से बेहतर है। क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी तो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन इसरो का टेक्नोलॉजी जो है, जो कि बेहतर भी है और सस्ता भी है, इसलिए दुनिया आज इसे दुनिया का हर देश ये चाहता है कि अपने सैटेलाइट्स का इंडिया से ही लॉन्च कराए, जिससे कि कम से कम खर्च में उनका सैटेलाइट लॉन्च हो सकता है। क्योंकि नासा से लॉन्च कराने में बहुत अधिक खर्च आता है। नासा का टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला है, और इंडियन टेक्नोलॉजी जो है बहुत सस्ता है। तो इसलिए इसरो का अचीवमेंट्स हो रहा है क्योंकि इंडिया ने खुद की टेक्नोलॉजी बनाया। उसी तरह यूपीआई सिस्टम को ले ले, आज पूरी दुनिया में यूपीआई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पा रहा है। इसका टेक्नोलॉजी भी इंडिया ने खुद बनाया है, और दुनिया के हर देश इसे आज मान रहे हैं कि यूपीआई एक बहुत अच्छा ही टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के द्वारा खुद से बनाया गया है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भी इंडिया में हो रहा, जो कि पूरी तरह सेफ है, सिक्योर है और ट्रांसपेरेंट भी है और फास्टेस्ट भी है। बहुत तेज़ी से
ट्रांजैक्शन भी बहुत तेज होता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हासिल भी इंडिया ने अपने दम पर किया। आज दुनिया के बहुत सारे देश इसकी सराहना कर रहे हैं और दुनिया में यूपीआई सिस्टम का बहुत नाम हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने खुद से इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया। तो इसलिए खुद का टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को रिसर्च पर खास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास ध्यान देना चाहिए। चाहे वो आईआईटी कॉलेजेज में रिसर्च के लिए फंड वगैरह अवेलेबल कराना चाहिए, जिससे कि आईआईटी कॉलेज में वगैरह में भी रिसर्च हो। इसरो में भी रिसर्च के लिए सरकार को फंड वगैरह देना चाहिए। डीआरडीओ में भी रिसर्च के लिए सरकार को फंड वगैरह देना चाहिए। पहले जहां इंडिया पूरी दुनिया से जहां सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी पैमाने पर रक्षा यंत्र वगैरह खरीदता था, बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदता था, आज बड़े पैमाने पर भारत डिफेंस मशीनरी सेल करता है। बहुत बड़े पैमाने पर रक्षा मशीनरी सेल कर रहा, बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब भी इंडिया के खुद के टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है कि आज तेजस जैसा विमान भी इंडिया अपने दम पर बना रहा है। अभी इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है, लेकिन सरकार को इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी पर भी काम करना चाहिए, जिससे कि इंडिया खुद का अपना एक इंजन डेवलप कर पाए और खुद के दम पर एक इंजन बनाए। क्योंकि खुद का टेक्नोलॉजी होने से ज़्यादा फायदा होता है, ना कि हम बशर्ते दूसरी के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। इसलिए सरकार को खुद के टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए काम करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, अधिक से अधिक बजट देना, फंड देना चाहिए, जिससे कि वो देश में खुद के टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो और एक बेहतर टेक्नोलॉजी बनाया जा सके, जो कि बेहतर हो, अच्छा काम भी करे, चीपेस्ट भी हो, हर तरह से बेहतर हो, जिससे कि दुनिया में भारत का नाम हो सके। इसलिए सरकार को एजुकेशन सेक्टर पर भी अच्छा खासा खर्च करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खर्च करना चाहिए, तभी जाके देश डेवलप हो पाएगा। सरकार को होम लोन वगैरह भी बड़े पैमाने पर देना चाहिए, जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बड़े पैमाने पर मजदूरों को रोजगार मिलेगा और देश में लोगों को घर भी उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को होम लोन को ज़्यादा से ज़्यादा देना होगा, जिससे कि बड़े पैमाने पर देश में अपार्टमेंट्स वगैरह बन सके और रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ कर सके। व्हीकल्स की बिक्री के लिए भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लोन वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स वगैरह का बिक्री बढ़ सके। सरकार को खास करके इंटरनेट पर फोकस करना चाहिए कि जब तक देश के कोने कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंचेगा, तब तक एजुकेशन सेक्टर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो। क्योंकि आज का एजुकेशन ऐसा है, एजुकेशन का सिस्टम जो हो चुका है कि आजकल इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल डिजिटल ही एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, लोग घर पर बेहतर से बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार को गाँव तक, घर घर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए काम करना चाहिए। इससे स्मार्टफोन्स का बिक्री भी बढ़ेगा, लैपटॉप्स वगैरह का भी सेल बढ़ेगा, लोग बड़े पैमाने पर खरीदेंगे। गांव तक बिजली के पहुंचने से भी बहुत फ़ायदा होगा। आज भी भारत के बहुत सारे गांव हैं जहां पे या तो बिजली है ही नहीं, या तो फिर कुछ घंटे बिजली आता है। भारत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी बहुत कम बिजली आता है। बिहार के अधिकांश गाँव में, लगभग सभी गाँव में 20-22 घंटा बिजली आता है। लेकिन अगर बिहार छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में चले जाइए, या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या फिर आपका कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु हो, डेवलप स्टेट में भी आजकल गाँव में 24 घंटे या 20 घंटे बिजली नहीं आ रहा, वहाँ भी बहुत कम बिजली आता है। इसका भी परिणाम होता है कि लोग उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, क्योंकि बिजली ही नहीं रहता। लोग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स तभी खरीदेंगे जब गांव तक बिजली होगा, अधिक 20-22 घंटे तक बिजली उपलब्ध होगा, तभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। भारत के कोई किसी भी राज्य में आज भी 20-22 घंटे बिजली नहीं आता। केवल बिहार ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे बिजली की अच्छी व्यवस्था है और गांव तक 20-22 घंटे बिजली उपलब्ध है। नहीं तो भारत के किसी भी स्टेट में 20-22 घंटे बिजली ग्रामीण इलाकों में नहीं आता। आज बिहार के प्रत्येक गांव तक सड़क कनेक्टिविटी है, गांव तक सड़कें बन चुका है, जिससे कि हर गांव में लोग 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स वगैरह गाड़ियां खरीद रहे हैं। लेकिन भारत के दूसरे कई स्टेट हैं जहाँ पे अभी भी गाँव तक सड़कें उपलब्ध नहीं है, जिससे वहाँ पे लोग गाड़ियाँ भी उतना नहीं खरीदते, क्योंकि सड़कें ना होने के कारण लोग गाड़ियाँ कैसे खरीदेंगे। इसलिए सरकार को कुछ ऐसे काम है जिसे करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके देश डेवलप हो पाएगा। डेवलप होने के लिए हर सेक्टर का बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं और सिंचाई का अच्छा व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक बारिश होने से बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो बारिश ना होने के कारण सबसे ज़्यादा समस्याएं होती है, क्योंकि फसलों की बुआई जो है समय पर फसलों का बुआई नहीं हो पाता, जिससे कि अच्छे पैदावार नहीं हो पाते। अच्छे पैदावार होने के लिए सिंचाई का उत्तम व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। समय पर सिंचाई उपलब्ध होने से फसलों की पैदावार खुद ब खुद बढ़ जाता है। कितना भी टेक्नोलॉजी लगा ले, अगर सिंचाई का साधन उपलब्ध ना हो तो आपका पैदावार कभी नहीं बढ़ सकता। सिंचाई के साधन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मशीनीकरण भी ज़रूरी है। किसानों को सुविधाएं ऐसा मिलना चाहिए कि सरकार का इंटरेस्ट में कुछ छूट दे, ये कि 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के लिए किसान लोन ले पाए ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए, जिससे कि वो आसानी से किस्त भर सके और एग्रीकल्चर मशीन वगैरह ले सकें, जिससे कि उन्हें कृषि में सहायता हो, कम मेहनत में अधिक पैदावार हो सके, उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा समय ना लगे। इसलिए कुछ ना कुछ तो होना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीकल्चर मशीनें के आने से भी एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ ना कुछ तो बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई मशीन ज़रूरी ही नहीं है, कुछ तो जुताई का मशीन हो वो तो ज़रूरी होता है, कटाई का मशीन हो वो तो ज़रूरी होता है, तो कई हार्वेस्टर है, तो कई ऐसे मशीन है जिसकी ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उन सब मशीनों का ज़रूरत पड़ता है। और ऐसे मशीनों को लेने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, या तो सब्सिडी वगैरह या फिर लोन में इंसेंटिव, इंटरेस्ट रेट में कुछ छूट वगैरह, ऐसा कुछ सुविधाएं लाना चाहिए, जिससे कि किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उनका भी डेवलपमेंट हो पाए, उनका भी इनकम ग्रोथ हो सके और वो भी आगे बढ़ पाए। देश में सभी सेक्टर्स के बढ़ने से ही देश डेवलप हो पाएगा, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। सरकार ने कई लोगों के लिए हेल्थ कार्ड इशू वगैरह किया है, तो बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल्स वगैरह भी बन रहे हैं जिसका भी फ़ायदा लोगों को होगा। आज एम्स जैसे कई हॉस्पिटल, 15-20 हॉस्पिटल्स देश में बनाने का चल रहा है, जिससे कि देश में 15-20 ऐसे हॉस्पिटल्स बन चुके। एम्स जैसी सुविधा हो, जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हो, जहाँ पे अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को मिल पाए, इसका बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा। भारत में 15-20 हॉस्पिटल्स बनाने के लिए काम चल रहा है, 15-20 एम्स बनाने के लिए काम चल रहा है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इन हॉस्पिटल्स में ऐसे डॉक्टर को रखा जाए जो कि योग्य हो और अच्छा ट्रीटमेंट दे सके, क्योंकि हजारों करोड़ का हॉस्पिटल बन जाता है लेकिन उसमें डॉक्टर अच्छा नहीं होते, जिससे उसका लाभ लोग नहीं ले पाते हैं। जब सरकार ने हजारों करोड़ हॉस्पिटल्स बनाने, एम्स जैसे हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल बनाने में खर्च किया है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने में खर्च किया, तो वहाँ पे जैसे तैसे डॉक्टर ना रखा जाए, जिससे कि उसका फ़ायदा किसी को ना मिले। क्योंकि एम्स जैसा हॉस्पिटल एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, तो इन हॉस्पिटल्स में कम से कम योग्य डॉक्टर होना चाहिए जो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसलिए सरकार को ऐसे हॉस्पिटल्स में ऐसे डॉक्टर्स को नहीं रखना चाहिए जो कि अयोग्य हो। किसी जाति या धर्म के नाम पर अयोग्य डॉक्टर की बहाली कम से कम एम्स में तो ना करना चाहिए सरकार को। बाकी के छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में करते हैं तो उतना नहीं लगता, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जैसे तैसे डॉक्टर्स की बहाली करने से उस हॉस्पिटल के हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं मिल पाता, किसी भी कास्ट को नहीं मिल पाता, चाहे वो किसी जाति का हो या SC ST हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो। अगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, अच्छे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो उन्हें भी इसका नुकसान होता है, सबको इसका नुकसान होता है, क्योंकि इलाज कराने सबको जाना है। कोई खास जाति का कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं जाता है, उसमें हर देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक जाता है। अगर एम्स में अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, तो उसका फायदा देश के प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। इसलिए सरकार को इसमें अच्छे डॉक्टर्स की ही बहाली करना चाहिए और देश में बड़े पैमाने पर एम्स, IIT वगैरह का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि देश में एजुकेशन सेक्टर को भी बूस्ट मिले, हेल्थ सेक्टर को भी बूस्ट मिले।